What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मैंने Lenskart की कंट्रोवर्सी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें obviously Lenskart was under fire because of their employee grooming guidelines जिसमें clearly हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था क्योंकि बाकी रिलीजन के एम्प्लॉयज को अपने रिलीजियस सिंबल्स ऑफिस में कैरी करना वेयर करना अलाउड था जबकि हिंदूज को नहीं था। इसी कंट्रोवर्सी के अराउंड नमिता थापर जो हैं जो शार्क टैंक पे बैठती हैं उनको भी लोग ट्रोल करने लग गए क्योंकि उन्होंने एक जगह नमाज के फायदे बताए थे और उसके रिप्लाई में उन्होंने अभी एक रील अपलोड की है, ये देख लो। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। अब भाइयों देखो, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बोला था और बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से ये बात चली गई कि आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाना जायज है, लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करना जरूरी है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके अपने रिलीजन को डिफेंड करोगे व्हाइल कॉलिंग योरसेल्फ अ रिलीजियस पर्सन। और मैं फिर से एक बार वही पॉइंट रिपीट करूंगा क्योंकि शायद लोगों को ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि अगर आपके दिमाग में इस तरीके के शब्द यूज करना किसी के लिए या उनकी मदर के लिए नॉर्मलाइज्ड है, फेयर है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला आपके बारे में, आपके रिलीजन के बारे में जो आपको हर्ट कर गया, तो भाई बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहे हो। डू नॉट लेट द फूल्स ऑफ द इंटरनेट नॉर्मलाइज दिस फॉर यू। ये कोई तरीका नहीं है अपने सेंटिमेंट्स को डिफेंड करने का या किसी को अकाउंटेबल होल्ड करने का। बट अभी जो है नमिता जी का केस और बिगड़ गया है क्योंकि इनकी रील डालने के बाद लोगों ने इनकी पुरानी रील्स और पुरानी पोस्ट जो है उसकी खुदाई शुरू कर दी एंड भाई जो निकल के आया है तो इनको तो डिफेंड करना पॉसिबल रहा नहीं है। इंटरनेट पे लोग बहुत खाली हैं, मतलब अब नमिता की पुरानी वीडियो आ रही है। ये वाली वीडियो देखिए एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। भूर्भुव ना मत करो, इट्स ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुव भाइयों मुझे गुस्से से ज्यादा इस चीज पे हंसी आ रही है। हम बचपन से स्कूल्स में ये बोलते आ रहे हैं, हमें रोज सुबह ये चीज बुलवाई जाती थी क्लासरूम्स में, असेंबली हॉल्स में। इनको कैसे नहीं पता भाई है? और ये इतना अपने आप को ज्ञानी दिखाते हैं। आप ये सोचो कि आप जिस रिलीजन में पैदा हुए हो आपको उसके बारे में ही पूरा नहीं पता और आप चल पड़े हो किसी और के रिलीजन के बारे में प्रीच करने के लिए। मुझे इन लोगों का दिमाग समझ नहीं आ सकता भाई। Why promote health benefits of other faiths while failing to show the basic respect to your own roots? Exactly. This is so embarrassing भाई। भुर are you for real bro? And to make situations worse, Lenskart के CEO पीयूष गुप्ता की वाइफ के एक्स अकाउंट के पोस्ट्स हिंदू फोबिक निकल गए और वो हर जगह हिंदू ट्रेडिशंस के अगेंस्ट बोलती हुई दिख गई हैं एंड नाउ शी हैज डिलीटेड हर एक्स अकाउंट एंड ब्रो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस एनी टाइम सून। तो लेट्स वॉच अ वीडियो ऑन दिस, व्हाई नमिता थापर्स फेमिनिज्म इज अ फ्रॉड अगेंस्ट मुस्लिम वुमेन। आजकल भारत में एक नया ट्रेंड बहुत तेजी से उभर रहा है। जितना बड़ा पब्लिक फिगर उतनी जल्दी वो हर विषय पर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता हुआ दिखता है। बिजनेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, हर चीज पर ओपिनियन देना जैसे एक एक्सपेक्टेशन बन चुका है। और इसी ट्रेंड का एक गजब एग्जांपल हमें देखने को मिला जब नमिता थापर ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए नई चर्चा शुरू कर दी। नमिता थापर कोई सामान्य इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, शार्क टैंक इंडिया की जज हैं और खुद को विमेन एम्पावरमेंट और वेलनेस के क्षेत्र में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के रूप में प्रोजेक्ट करती हैं। और ऐसे में जब वो किसी विषय पर एक चीज मुझे कभी समझ नहीं आती, आई डोंट नो, शायद मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज का। शी इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, पर उससे ये हेल्थ केयर एक्सपर्ट कैसे बन जाते हैं? मे बी इनके पास सच में कुछ ऐसा एजुकेशन है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जिसके बारे में हमें नहीं पता या जो पब्लिक नहीं है। बट स्टिल आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर ये उस बेसिस पे अपने आप को हेल्थ केयर एक्सपर्ट बुला रहे हैं तो भाई फिर तो एक फार्मा प्लांट में काम करने वाला एम्प्लॉय भी अपने आप को हेल्थ केयर एक्सपर्ट बुला देगा कल। बोलते हैं तो वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रहता है बल्कि वो एक सिग्नल बन जाता है। मार्च 2026 में ईद के बाद उन्होंने एक रील पोस्ट की। इस रील में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ ईद सेलिब्रेट की थी और उसी दौरान एक मुस्लिम दोस्त ने उनको नमाज के बारे में कुछ बताया। नमिता उन चीजों से इंप्रेस हो गई और उन्होंने अपनी रील में कहा कि नमाज के मूवमेंट एक तरीके से फुल बॉडी एक्सरसाइज जैसे होते हैं,
इससे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, पोस्चर बेहतर होता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और डाइजेशन पर पॉजिटिव असर पड़ता है। और हाँ, साथ ही साथ मेंटल रीसेट भी मिलता है। एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. अब रील के सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की एक पूरी लहर देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे एक सामान्य और हार्मलेस ऑब्जर्वेशन माना। उनके हिसाब से नमाज के फिजिकल मूवमेंट्स को एक्सरसाइज या फिर माइंडफुलनेस से कंपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग नैरेटिव बहुत तेजी से उभरने लगा। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये एप्रिसिएशन बैलेंस्ड है? क्या इसी तरीके से हिंदू प्रैक्टिसेस को भी उसी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ हाईलाइट किया जाता है? क्या सूर्य नमस्कार या योग के बारे में भी इसी तरीके की बातें की जाती हैं? नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देखी थी जिसमें ये इंडियन ड्रेसेस के ऊपर, साड़ी वगैरह के ऊपर कुछ टिप्पणी कर रही थी कि भाई साड़ी पहनने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छे इंसान हो, समथिंग समथिंग। बट मेरा ये पूछना है कि क्या आप सेम चीज बुरखाज के बारे में बोल सकते हो? मेरा तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप बोल सकते हो ऐसा? या फिर वहां पर टोन बदल जाती है। अब मेरा ओपिनियन यहाँ पर यह है कि नमाज कोई एक्सरसाइज के रूप में नहीं बनाई गई थी। इट वॉज फॉर प्रेयर्स। एंड अगर आप नमाज के पोजेस को एक्सरसाइज बोल सकते हो तो फिर तो आप खाना खाकर बर्तन धुलने रखने जाने को भी एक्सरसाइज बोल सकते हो। फिर तो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना भी एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार है एक्चुअल एक्सरसाइज। वो मल्टीपल योगा पोजेस और स्ट्रेचेस का एक कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट अगर आप बस सूर्य नमस्कार दिन में 3 से 4 बार कर लोगे तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स फार एक्सीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग रूटीन्स। अपने कपड़े धोने को भी एक्सरसाइज बोल सकते हो या फिर खाना मुंह से चबाने को भी मुंह की एक्सरसाइज बोल सकते हो। एनीवेज ये नमिता थापड़ का ओपिनियन था, चाहे बेतुका लगे पर उनका ओपिनियन था और इसकी वजह से उनको गालियां देना गलत है। हाँ, फैक्चुअली काउंटर जरूर कर सकते हो। बाकी नमिता थापर को गालियां जो पड़ी है ना, उनके पीछे कुछ सवाल थे, वो खत्म नहीं हुए हैं अभी, वो और तेज हो गए हैं। एनीवेज कंट्रोवर्सी बढ़ती रही, लेकिन इसी दौरान नमिता थापर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कई दिनों तक साइलेंस बनाकर रखा। पब्लिक डिस्कोर्स में इस साइलेंस को अक्सर स्ट्रेटजी के रूप में देखा जाता है और ये माना जाता है कि वो व्यक्ति वेट कर रहा है सही टाइम का, ताकि सिचुएशन सेटल हो जाए और फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड रिस्पॉन्स तैयार किया जाए। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता दिखा। जब बैकलैश अपने पीक पर था तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया नमिता का, लेकिन अभी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज करते हुए उन्होंने विमेन विक्टिम कार्ड खेल दिया। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रट्टी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसन आज स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect। अब देखिए, ये विमेन विक्टिम कार्ड क्लासिक है। नमिता थापर ने इसे पर्सनल इशू बनाकर एक्चुअल मुद्दे को डिफ्लेक्ट कर दिया और इसके बेस में वही विमेन विक्टिम कार्ड था। लेकिन चलिए अब आते हैं इस पूरे मुद्दे के असली इमेज पर। नमिता थापर खुद को एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट वॉइस के जो कमेंट्स की बात हो रही है, वो कमेंट्स मैंने भी देखे हैं भाई, उस प्रोफाइल पे जो इनकी है इंस्टाग्राम की। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, एंड वंस अगेन वो करना हर तरीके से गलत है। बट हाँ, यहाँ एक तरीके से आप कह सकते हो कि नैरेटिव बहुत ही अच्छे से अपने फेवर में शिफ्ट किया जा रहा है। इट्स लाइक टेकिंग द हायर मोरल ग्राउंड रूप में प्रेजेंट करती हैं। वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती हैं और अक्सर ये कहती हैं कि सोसाइटी में पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को चैलेंज करना जरूरी है। एंड ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। We need women leaders and women liberation should be celebrated and supported। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी नमिता थापर ने शार्क टैंक इंडिया में फॉरएवर मॉडेस्ट नाम के एक ब्रांड में इन्वेस्टमेंट किया था। इस ब्रांड की ओनर थी सना फरहीन शेख और ब्रांड हिजाब, अबाया, जिलबाब, कफ्तान, बुरका और निकाब जैसी प्योर इस्लामिक क्लोथिंग बेचता है। मैं फाउंडर हूँ फॉरएवर मॉडेस्ट। फॉरएवर मॉडेस्ट इंडिया का पहला मॉडेस्ट क्लॉथिंग ब्रांड है जो सिर्फ कैजुअल वेयर ही नहीं, मॉडेस्ट स्पोर्ट्स वेयर, मॉडेस्ट ऑफिस वेयर और एज वेल एज हम लोग अब स्विम वेयर पर भी काम करते हैं। 2023 में इसी सना फरहीन शेख पर फोर्स कन्वर्जन और खतना करवाने का केस लगा था। ओह डैम भाई, इमेजिन कि आप इतना प्यार में पागल हो चुके हो कि आप कटिंग सेरेमनी तक पहुंच गए।
संभाजी नगर के दीपक सोनावाने ने आरोप लगाया था कि सना ने रिलेशनशिप में फोर्सफुली कन्वर्जन और खतना करवाया था उनका। इस केस में सना को एंटीसिपेटरी बेल मिला था, लेकिन ब्रो अब ये कुछ पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, लाइक द होल TCS वाला केस भी। नो भाई, अब तो लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट भी जो थोड़ा बहुत आप इनको दे सकते थे वो भी देना पॉसिबल रहा नहीं। केस फिर भी था एंड नमिता थापर ने फेमिनिस्ट बनकर इस विमेन एंटरप्रेन्योर को फंड किया, लेकिन साथ ही साथ पेट्रियार्की के सबसे बड़े सिंबल हिजाब को प्रमोट भी किया। एंड ये हिजाब, निकाब, बुर्का क्या है? दुनिया भर में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं को जबरदस्ती इसमें घुसाया जाता है। ईरान में विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन में लड़कियां सड़कों पर मर रही हैं ताकि उनको हिजाब में ना घुसाया जा सके, बुर्के में ना घुसाया जा सके। पुलिस उनको पीटती है। तालिबानी अफगानिस्तान में, सऊदी में, पाकिस्तान में, अरब कंट्रीज में लाखों करोड़ों लड़कियां जो हैं वो नाउ दैट इज डिक्टेटरशिप। इसको कहते हैं अपनी विल और अपने बिलीव्स किसी के ऊपर इन्फोर्स करना जबरदस्ती। पीट रही है भाई, पुलिस पीट रही है भाई। सोचो हिजाब या बुर्का ना पहनने में क्या कर लोगे आप ऐसी जगह? सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, लीगल पेनल्टीज झेल रही हैं बुर्के अबाया के कारण। ये सिंबल पेट्रियार्की का ही तो है। महिलाओं की ऑटोनॉमी पर कंट्रोल का टूल है ये। एंड नमिता थापर फेमिनिज्म की बात करती हैं, ब्रेक द पेट्रियार्की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, लेकिन हिजाब और बुर्के के ब्रांड में पैसा जरूर लगाती हैं। दूसरी तरफ क्या आपने किसी महिला को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते देखा है? नहीं देखा होगा, पर नमिता के लिए नमाज फिर भी एक स्ट्रेंथ का सिंबल है, चाहे कितनी ही मुस्लिम महिलाओं का अधिकार उनसे छीना जा रहा हो इसके थ्रू। और इसी को कहते हैं कन्वीनियंट फेमिनिज्म, यानी कि सिलेक्टिव फेमिनिज्म। जहां पर हिंदू वैल्यूज को टारगेट करना सेफ हो वहां पर आवाज उठाओ, और जहां इस्लाम का अनकंफर्टेबल ट्रुथ हो वहां पर चुप्पी साध लो। लाइक वंस अगेन मैं कहता हूं कि भाई हमारा रिलीजन देखो आपको कितनी फ्रीडम देता है कि आप साड़ी के अगेंस्ट आके बोल सकते हो, आप ट्रेडिशनल वेयर या ट्रेडिशनल चीज़ों के अगेंस्ट आके बोल सकते हो, और लोग कुछ नहीं कहते उस चीज़ पे। वो कहते हैं ठीक है भाई, पर्सनल चॉइस है। बट देन देर आर पीपल जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या क्लोथिंग को फॉलो ना करने वाले लोगों के, लड़कियों के डंडे बजा दे रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो वंस अगेन वही बात कि इतना सेलेक्टिव फेमिनिज्म क्यों है आपका? जहां पे एक्चुअली मुद्दा उठाने की जरूरत है, जहां पे एक्चुअली बोलने की जरूरत है, वहीं पे आप अपना मुंह सिल के क्यों बैठ जाते हो? एंड इट्स नॉट जस्ट हर, it's every damn feminist out there, every damn feminist। प्रॉफिट देखो, नमिता थापर के कई पुराने वीडियोस और कई चीजें आज की डेट में वायरल हो रही हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि लोग सोचते हैं कि साड़ी पहनकर पूजा करो तो संस्कारी हो जाते हो। दैट्स नॉट ट्रू। संस्कार काइंड हार्ट से आता है। संस्कारी, संस्कारी, आय हाय हाय, सभ्य संस्कारी। पक गई हूँ मैं ये वर्ड सुन के। You know, people think कि यार साड़ी पहन के पूजा करो तो संस्कारी होते हैं। That's not true. संस्कार is about having a kind heart. अब देखिए, नमिता का ये ओपिनियन हो सकता है, which is okay. आई थिंक दैट इज नॉट रॉन्ग अगर आप एक्सट्रीम डायरेक्शन में ना ले जाओ इस पूरी चीज को, क्योंकि हमने भी देखी है भाई इंस्टाग्राम पे साड़ी पहनी हुई औरतें वो सब क्या कर रही हैं, तुम्हें भी पता है। तो हाँ भाई, जस्ट बिकॉज समवन इज वेयरिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ क्लोथ्स does not make them संस्कारी और religious once again। बट अगर आपकी सोच ऐसी है तो क्या आपकी सोच ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि wearing burqa has nothing to do with respecting Islam, wearing a naqab has nothing to do with respecting Islam। क्यों लड़कियों से उनकी आइडेंटिटी छीनी जा रही है? क्यों उनको सारा टाइम पर्दों में रखा जा रहा है? पर इस बारे में आप कभी कोई बात नहीं सुनोगे भाई। लेकिन साड़ी को इसमें घसीटने की और पूजा पाठ को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? एंड साड़ी पर आप ये सब कुछ बोलकर आप बुर्के के ब्रांड में पैसा लगा रहे हो तो भाई आपके ऊपर क्वेश्चन उठेगा ही। वहीं कहीं नमिता मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना बहुत ही ज़्यादा, जब भी फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं ना और लड़कियाँ कुछ नया ट्राई करती हैं तो उनको शेम किया जाता है। अब मैं उन लड़कियों की बात नहीं करूँगा जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम्स पे चली जाती हैं, मैं बात करूंगा उन लड़कियों की जो अपने कंफर्ट के लिए आज से सालों पहले जीन्स पहनने की कोशिश कर रही थी। इफ़ यू आर यंग तुम्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, बट जब जीन्स इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे इंडिया में और ट्रेंड करने लग गई थी एंड लेवाइस पेपे जीन्स वाज अ बिग थिंग, मैंने अपने अराउंड ये कॉन्वर्सेशन सुन रखी है कि भाई जीन्स पहनने वाली लड़कियां जो हैं वो कैरेक्टरलेस होती हैं,
वो चाहती हैं लड़के उनको देखें। टी शर्ट्स पहनने वाली लड़कियां जो होती हैं वो कैरेक्टरलेस होती हैं, तो दे वांटेड गर्ल्स टू वेयर सूट्स ऑल द टाइम, दे वांटेड गर्ल्स टू वेयर साड़ीज ऑल द टाइम, जो कि कंफर्टेबल नहीं था। देन केम क्रॉप टॉप्स, देन केम शॉर्ट्स। लड़कियों को ये भी चीज के लिए लड़ाई करनी पड़ गई कि भाई हम घर तक में अपने शॉर्ट्स क्यों नहीं पहन सकते, यहाँ तो हमें कोई नहीं देख रहा। तो ये जो पूरी बात थी ना कि भाई साड़ी या सूट पहनने वाली लड़की कोई संस्कारी नहीं होती जस्ट बिकॉज वो सब करके पूजा पाठ कर रही है। आई थिंक इट हैड मोर टू डू विद हर चाइल्डहुड ट्रॉमा और द जजमेंट फ्रॉम हर पास्ट फ्रॉम aunties and uncles around her rather than something against the religion. It was more about कि मैं मॉडर्न ड्रेसेस पहन के भी अगर पूजा कर रही हूं तो पूजा यहां से होनी चाहिए, मन से। यू नीड टू बी अ गुड पर्सन। पर फिर इनका वंस अगेन डबल स्टैंडर्ड वो बुरखे वाला दिखता है, तो मैं फिर से इनको डिफेंड नहीं कर पाऊंगा इस चीज में। यहाँ पर ने बुरके के ऊपर उल्टा सीधा बोल दिया होता तो दिक्कत हो जाती उन्हें। शायद इसीलिए नमिता अपनी लड़ाइयाँ ढंग से चुनती हैं। एक तरफ नमाज को बेनिफिशियल बता रही हैं और दूसरी तरफ हिंदू पूजा पाठ और ट्रेडिशनल ड्रेस को मॉक कर रही हैं। साड़ी पर कमेंट चल रहा है और बुरके बेचने की कंपनी में पैसा लगा रही हैं। एंड एक्चुअली में इसी माइंडसेट से लोग तंग आ चुके हैं। हिंदू रिचुअल्स को डाउन प्ले करना और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को ग्लोरीफाई करना अब किसी को पछता नहीं है। नमिता थापर एक पब्लिक अगर आपके लिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने वाली चीज, डिस्कंफर्ट देने वाली चीज प्रॉब्लम है और आप कहते हो कि भाई ये लड़कियों को परेशान करने के लिए बनाई गई हैं, तो फिर आपको सारे रिलीजन्स के अगेंस्ट इक्वली बोलना पड़ेगा। सारे रिलीजन की प्रैक्टिसेस के बारे में और क्लोथिंग के बारे में आपको बात उठानी पड़ेगी। आप स्पेसिफिकली किसी एक का उठा के नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपको हिंदू आदमियों से दिक्कत है इस चीज को लेके कि भाई ये अपनी औरतों को ट्रेडिशनल कपड़ों में देखना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वेयर में देखना चाहते हैं, तो फिर आपको मुस्लिम आदमियों से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये ज़बरदस्ती अपनी बीवियों को बुरखे पहनाते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता अदनान शेख कौन है, कोई टिकटॉकर है वो, और उसकी थगेश से भी हो रखी है थोड़ी भसड़ बीच है। उसकी जो अभी करंट वाइफ है वो हिंदू लड़की थी, उसका नाम कुछ निधि जादव पता नहीं क्या था, और वो मंदिरों में मॉडर्न कपड़े पहन के, छोटे कपड़े पहन के घुसती थी और ये कहती थी कि भाई तुम्हें मेरे कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है, मैं ये पहन के क्यों नहीं घुस सकती हूँ। आज वो लड़की का नाम चेंज हो चुका है। तो ये रिद्धि जो आपकी भाभी है जिनका नाम आयशा, अभी रिसेंटली नाम कन्वर्ट हुआ है आयशा, उसकी आइडेंटिटी उससे ले ली गई है और वो 24/7 नकाब में रहती है। उसकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स गायब हैं, गायब। तो आपका ये जो प्रचार चलता है पेट्रियार्की के अगेंस्ट, ये बस हिंदू आदमियों के अगेंस्ट ही क्यों चलता है? दूसरी साइड नहीं दिखती आपको, जो आइडेंटिटी तक छीन ले रही है लड़कियों से, उनकी सांस लेने की फ्रीडम नहीं दे रही है। फिगर है, हर विषय पर एक्सपर्ट बनती है, लेकिन उनकी वॉइस सिलेक्टिव है और विमेन एम्पावरमेंट पर खास रूप से। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी वो इस्लामिक क्लोथिंग वाले ब्रांड को प्रमोट करती हैं, तो आई थिंक ये विमेन एम्पावरमेंट वाला पार्ट उन्हें प्ले करना बंद कर देना चाहिए। एंड ये मेरा ओपिनियन है। पता है क्यों? सऊदी में हुई एक स्टडी में पता चला कि जो महिलाएं बुर्का, हिजाब, अबाया वगैरह कुछ भी पहनती हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 100% विमेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी को झेलती हैं। नो कोइंसिडेंस देयर। जब आपकी बॉडी पे डायरेक्ट सनलाइट लगेगी ही नहीं तो कैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी आप में? सारा टाइम आप काले कपड़ों में सर से पैर तक ढके हुए हो, आपकी स्किन जरा सी भी दिख नहीं रही, एक्सपोज नहीं हो रही उसमें से, और बाकी टाइम जब आपने वो नहीं पहन रखा शायद, तो आप अपने घरों में बंद हो, धूप लग ही नहीं रही आपको, तो कैसे डेफिशिएंसी नहीं होगी, कैसे बीमारियां नहीं होंगी? ह्यूमन बॉडी बनी ही नहीं है सारा टाइम ऐसे ढके रहने के लिए। बाकी 70% तक को ऑस्टोमलाशिया जैसी बीमारी हो जाती है, यानी कि उनकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, इजीली टूट सकती हैं। इसके अलावा सऊदी में ही हुई, बाय द वे, तुम्हारे सबके घर में मम्मियां भी होंगी जिनकी अभी एज बढ़ रही है। मेक श्योर अगर तुम्हारे घर में भाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं तो तुम उनको फोर्स करो इनटू टेकिंग दोज, या फिर उनकी डाइट में कुछ ऐसा इंटीग्रेट करो जिससे उनकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो। कुड बी सोया, कुड बी पनीर, कुड बी मिल्क, कुड बी समथिंग जो एक्चुअली उनके मसल को रिपेयर में हेल्प करे। उसके अलावा विटामिन डी के हर 3 से 4 महीने में टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है वो फैट एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेंचुअली उसके लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, नो मैटर तुमने उसको कितना भी लोड किया हो। और हमारा जो करंट लाइफस्टाइल है उसमें हम या तो पीसीज के पीछे बैठ के काम करते रहते हैं एसी कमरों में, या फिर अगर धूप में जाते भी हैं
तो हम पूरा पूरा अपने आप को कवर करके जाते हैं, क्योंकि भाई मैं काला ना हो जाऊं, मुझे टैनिंग ना हो जाए। स्पेशली लड़कियां उनको पता नहीं बड़ा डर लगता है उनको टैन होने से, जबकि इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी अगेंस्ट यूवी। तो भाई प्लीज ये टेस्ट करवाते रहो, क्योंकि स्पेशली विद मॉडर्न लाइफस्टाइल बॉडी में इनडेफिशिएंसीज के कारण बोन्स की हॉलोइंग, उनका सॉफ्ट हो जाना और इवेंचुअली बहुत गंदे बैक इंजरीज या नी इंजरीज हो जाना बहुत कॉमन होता जा रहा है। मेक श्योर योर गर्ल्स, योर वाइफ्स, योर मॉम्स आर हेल्दी, क्योंकि फीमेल बॉडीज में ये चीज़ ज़्यादा पेस पे होती है। स्टडी में पता चला कि ये सब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं में अस्थमा और बाकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाती हैं। बाकी इस प्रकार के कपड़े पहनने से मोबिलिटी घट जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब ऑब्वियसली आपने एक सारा टाइम मुंह पे नकाब रखा हुआ है, आप एक ऐसे पर्दे के अंदर बंद हो। अब हवा को तो आप अंदर आने से नहीं रोक सकते। हवा तो जहाँ स्लीव्स हैं, चाहे वो लेग्स के लिए हो चाहे वो हाथों के लिए हो, वहां से अंदर घुसेगी, उस हवा के साथ अंदर जाएगा पॉल्यूशन, धूल, और वो सारा का सारा अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि अब बाहर निकलना उसका मुश्किल हो रहा है। फिर आपकी अपनी सांस और मुंह पे सारा टाइम टाइट बंधा हुआ नकाब। कैसे किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या अस्थमा नहीं हो जाएगा लॉन्ग टर्म इस तरीके के कपड़े को पहनने के कारण? भाई N95 मास्क भी अगर तुमने कोविड के टाइम पे किसी ने यूज किया ना काफी, तो उसके अंदर भी कॉटन का एक लेयर डलता है जिसको बार बार चेंज करना पड़ता है, और जब भी तुम उस चीज को चेंज करोगे ना, उस फिल्टर को, तो वो काला हुआ मिलता है। हम अपने घरों को एकदम साफ समझते हैं, हमें लगता है यहाँ तो धूल मिट्टी से हम बचे हुए हैं, पर अगर किसी के भी घर में एयर फिल्टर है और जब भी तुम उसको क्लीन करने चलते हो तो तुम्हें रियलाइज होता होगा कि भाई अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा मिट्टी है कि वो फिल्टर काला पड़ चुका है, काला एकदम, जैसे वैक्यूम क्लीनर का बैग हो। तो भाई कैसे सारा टाइम इस तरीके के कपड़े में बंद रहना आपको बीमारियां नहीं देगा। मोटापा बढ़ने लगता है, और इसीलिए अरब वर्ल्ड की 70% महिलाएं मोटापा झेलती पाई गई हैं। एंड आई थिंक ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नमिता के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि वो शायद इसे चॉइस के नाम पर सपोर्ट कर देंगी। इसके अलावा इस्लामिक कपड़े पहनने वाली लड़कियों को बाकी लड़कियों से 60% जॉब्स कम मिलती हैं। यूके में 71% मुस्लिम महिलाएं इसी कारण से अनएम्प्लॉयबल हैं प्राइवेट सेक्टर में। बेसिकली ये सीधे सीधे विमेन एम्पावरमेंट पर अटैक है, लेकिन नमिता तो भाई बुर्के बेच रही हैं। एंड इसे चॉइस के नाम पर सपोर्ट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम महिलाएं इसे चॉइस से नहीं बल्कि जबरदस्ती या फिर चाइल्डहुड ब्रेन वॉशिंग के कारण कर रही हैं, या फिर डर के कारण कर रही हैं। एंड जब ये डर टूटता है तो ईरान जैसे देशों में बुर्के जलाए जाते हैं। I was about to say this. जब खामीनी की असैसिनेशन हुई तो भाई ईरान की औरतें एकदम खुश राजी, वो सड़कों में आगे डांस कर रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, वो बुर्के हिजाब जला रही हैं, और हमारे यहाँ की भाई वो छाती पीट पीट के रो रही हैं। मतलब ब्रेन वॉशिंग किस लेवल पे है तुम ये देखो। और जब ईरान की औरतों ने ये सब काम किया तो हमारी वालियों ने इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो आई रिमेंबर अ वीडियो जिसमें ईरानियन औरतें सारी खड़ी होकर ये कह रही थी कि भाई तुम्हें क्या पता कि व्हाट इट फील्स टू लिव अ लाइफ जिसको तुम जीना नहीं चाहते हो, what it feels to follow a religion जिसको तुम फॉलो नहीं करना चाहते हो, to follow practices जो तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती इन्फोर्स की गई हैं। जब डर खुला लोगों का तो ये थी वो चॉइस जो बाहर निकल के आई, ये थी वो रियलिटी। तो भाई मुझे ये लेफ्टिस्ट और फेमिनिस्ट लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मैं इनको सेम ही ब्रैकेट में डाल के चलता हूँ यूजुअली। नमिता थापर ने इस इन्वेस्टमेंट से हिजाब को मॉडर्न और एम्पावरिंग, और मैं तुम्हें बताता हूँ ये ब्रेन वॉशिंग किस हद तक जाती है, क्योंकि वो ब्रेन वॉशिंग के लिए आपको इमोशनली या फिजिकली अब्यूज भी किया हुआ है कभी ना कभी, तो इंसान की आइडेंटिटी इस लेवल पे खत्म हो जाती है। इंसान का कॉन्फिडेंस इस लेवल पे टूट जाता है कि वो उस चीज को जो उसको जबरदस्ती जिसकी आदत डाली गई है उसको खुद से फॉलो करता भी है, और फिर उसको फॉलो करके उसके लिए वैलिडेशन भी सीख करता है बाय द सेम अब्यूजर्स कि देखो आई एम फॉलोइंग दिस, am I accepted? I'm a good person, no? और यही एटीट्यूड तुम्हें इन ब्रेन वॉश लड़कियों में देखने को मिलेगा। दिया, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। नमिता जी शार्क टैंक पर या फिर रियल लाइफ में भी विमेन एम्पावरमेंट पर बड़ी बड़ी बातें तो करती दिखाई देती हैं, पर जब वही नमिता थापर बुर्का, निकाब, हिजाब या फिर अबाया को प्रमोट करती हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर होता है कि या तो उन्हें बुर्के हिजाब के नीचे महिलाओं को क्या झेलना पड़ता है उसके बारे में पता ही नहीं है, और अगर पता है तो उनका विमेन इश्यूज पर बात करना सिर्फ दोगलापन है।
I mean, ये हो नहीं सकता कि पता ना हो सो कॉल्ड हेल्थ केयर एक्सपर्ट को, बिकॉज विदाउट बीइंग अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट भी ये कॉमन सेंस की चीज है. बट ऑब्वियसली नाउ शी विल प्रिटेंड लाइक शी नेवर न्यू अबाउट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज इनका पेट्रियार्की के अगेंस्ट बोलना और फेमिनिज्म वाला कार्ड भी रिजेक्ट हो चुका है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों. वंस अगेन अपनी बात आगे रखो, क्योंकि रखनी बात बहुत जरूरी है, और उसके लिए घटिया शब्द यूज मत करो. लाइक इवन आई एम मेकिंग अ वीडियो, मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही जो लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, और मैं उस बात के हमेशा अगेंस्ट बोलूंगा. वो वर्ड्स यूज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है. ट्रोलिंग और तरीके से भी हो सकती है. स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव विद योर ट्रोलिंग. घटिया बात ना लिख दो हर जगह आगे. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज कोई एक बहुत एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट नहीं रख रहा है इंटरनेट पे, या न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो उस एको चेम्बर में नहीं अपनी एक आवाज डालना चाह रहा जो इंटरनेट पे क्रिएट हो रखा है, डज नॉट मीन कि वो इंसान सिचुएशन को समझ नहीं रहा है या फिर वो गिल्टी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है. समझदारों को इशारा काफी है. एंड आई होप यू डू वेल टू रिमेंबर दैट. एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन. पीस.